मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ। मैं मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। आज का जो वीलॉग है वो हम फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान के सिलसिले में कर रहे हैं। और इस सिलसिले में ग्लोबल वर्ल्ड पर्सपेक्ट के नाम से जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जनवरी 2023 में पब्लिश हुई है, और इसी तरह से एक और रिपोर्ट जो फूड सिक्योरिटी अपडेट है वो भी वर्ल्ड बैंक की तरफ से है। उसमें जो कुछ पाकिस्तान के बारे में आया है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊं कि 2023 एक बहुत ही बुरा साल गुजरने वाला है पाकिस्तानियों के लिए। और ख़ास तौर पे द फूड इन्फ्लेशन और जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उसमें क्या तकलीफ़ें 2023 में आएंगी, ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी बताया। मसलन ये कि पेट्रोल की और बिजली की राशनिंग हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्ल्ड बैंक ने किस पेज के ऊपर और कहाँ ये बात लिखी है, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये रिपोर्ट लगा दूंगा। एक बड़ी रिपोर्ट है 198 पेजेस की, जिसमें तमाम कंट्रीज के बारे में 2023 के पर्सपेक्टिव से बात की गई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, और जो ये दो रिपोर्ट मैंने तस्करा किया है इसके अंदर क्या बात आई है। तो सबसे पहली चीज है फूड इन्फ्लेशन हीट मैप। तो अगर हम फूड इन्फ्लेशन हीट मैप पूरी दुनिया का देखें तो उसमें उन्होंने चार हिस्सों में इसको कैटेगराइज किया है। एक है ग्रीन जो कि लेस देन 2% है, ग्रीन है, लाइट ग्रीन है जो कि 2 से 2.5% के करीब है, रेड है जो 5 से 30% के करीब है, और ब्लू है जो ग्रेटर देन 30% है फूड इन्फ्लेशन। पूरी दुनिया में 13 कंट्रीज ऐसी हैं जो इसमें जो कि 30% से ज्यादा जिनका के फूड इन्फ्लेशन है, और उसमें से एक पाकिस्तान भी है। अगर आप ये मैप देख रहे हैं तो बड़े आराम से आप जो है ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ब्लू के अंदर है, जो कि इस इन्फ्लेशन हीट मैप के अंदर। जबकि बांग्लादेश और जो इंडिया है ये रेड के अंदर है। यहाँ 5% से थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लेशन है, लेकिन ज्यादातर दुनिया जो है वो 5% से 30% के दरमियान है। लेकिन ये 13 कंट्रीज या 14 कंट्रीज हैं जो कि 30% से ज्यादा इन्फ्लेशन इनका दुनिया के अंदर है। अब हम देखते हैं कि दुनिया में जो रियल फूड इन्फ्लेशन है वो क्या है। द रियल फूड इन्फ्लेशन ये होता है कि हर किस्म का फूड, ये जरूरी नहीं कि इंसानों के लिए बल्कि जो जानवर भी खाते हैं और जो और चीज़ों के लिए भी ज़रूरत है, जिसमें कि आपकी मेडिसिन वगैरह भी आ जाती है, उसमें ये जो चार क्राइटेरिया है इसमें ग्रेटर देन 5 को वो ब्लू ट्रीट करते हैं, और उसमें पाकिस्तान ब्लू के अंदर है, जबकि इंडिया जो है वो 0% है। यानी इंडिया ग्रीन है और पाकिस्तान ब्लू है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। इस वक्त पाकिस्तान का जो ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन है वो 35.5 है एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो ये मैं नहीं कह रहा या कोई और नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो 35.5% कह रही है। और ये रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूं कि ये 35.5 ड्राइव कहां से हुआ। ये रिपोर्ट भी पाकिस्तान के स्टैटिकल डिवीजन ने बनाकर दी है, जिसकी बेसिस के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने इसको 35.5% का है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहां से ड्राइव हुआ है। तो अगर आप इस एरिया की बात करें तो उसमें चार देखें मुल्कों की उन्होंने बात की है। एक है बांग्लादेश जो कि 7.9% पे है, नेपाल 7.4% पे है, पाकिस्तान जो है वो 35.5% पे है, और श्रीलंका जो है 64.4% के ऊपर है। तो ये एक तरह से आपको अंदाजा होना चाहिए कि आगे चलकर जो मुल्क की हालत होगी, खास तौर पे फूड प्राइसेस के लिए, वो काफी संगीन होगी। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने ये भी बताया है कि तकरीबन
30% जो पॉपुलेशन है उनको जो उन्होंने एनालाइज किया है उसकी 37% ऑफ द पीपल विल लूज द जॉब्स। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने और क्या इसमें बात की। अच्छा, उन्होंने जो इकोनॉमीज देखी हैं वो 3 इकोनॉमी ऐसी हैं जो कि उनके हिसाब से इस वक्त सिग्निफिकेंट हाई रिस्क के ऊपर हैं एशिया के अंदर, और उसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2022 जे है, और ये आप जो रिपोर्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप ये जाकर वहां पर देख भी सकेंगे। इसमें जो बात कही गई है वो बहुत संगीन है, और वो संगीन बात ये कही गई है कि इसके अंदर लोगों को लेस न्यूट्रिशंस फूड की मिलेंगी। मसलन ये कि अगर एक बच्चा पहले 1 पाव दूध पीता था तो वो फिर उसको आइंदा आधा पाव ही मिलेगा, और वो बाकी दूध मिला के माएँ उनको देंगी। इसी तरीके से जो इंसान अपने फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता था वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाएगा, और जिसे हम इथोपिया या दूसरे मुल्कों के अंदर एक फूड की खास मिकदार जो न्यूट्रिशंस की चाहिए होती हैं वो जब बच्चों को नहीं मिलती तो बच्चों की डेथ होना शुरू हो जाती हैं, संगीन बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसकी इंडिकेशन वर्ल्ड बैंक ने दी है कि ये चीज हो सकती है। दूसरे उन्होंने कहा है कि रोलिंग इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट्स विल बिकम कॉमन। तो ये अब आप सोच लीजिए, ये मैं जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वही कह रही है कि आइंदा चलकर चूंकि पाकिस्तान के पास पेट्रोल खरीदने के पैसे बहुत कम होंगे तो वहां राशनिंग शुरू हो जाएगी, या वो ये करेंगे कि ब्लैकआउट शुरू हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है कि जिस रोल आउट बेसिस के ऊपर शटडाउन होता है, मतलब हर 2 घंटे के बजाय बाद 3 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्लैकआउट, हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे का ब्लैकआउट। तो ये 2023 में ये सिग्निफिकेंटली होगा। जो सबसे ज्यादा डेंजरस बात उन्होंने की है वो ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज बफर एंड द वाइडन एक्सटर्नल करंट अकाउंट डेफिसिट encourages several countries, Bangladesh and Pakistan, to approach the International Monetary Fund for help. Already पाकिस्तान IMF के पास गया हुआ है। बांग्लादेश की जो मीटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और बांग्लादेश को तकरीबन 4.5 बिलियन इमीडिएटली वो असिस्टेंस के तौर पर दे रहे हैं। पाकिस्तान भी बहुत जल्दी उसकी इस में चला जाएगा, और उनको बहरहाल इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो इससे काम चला सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि पेट्रोल राशनिंग, ये एक ऐसा जो पाकिस्तान ने शायद कभी नहीं देखा होगा। हो सकता है अब उसमें किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा ये तो जो लोग इसका प्रोग्राम बनाएंगे वही बता सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक सिर्फ आपको ये बता रहा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान जो है ये उन ममालिक में से है जो 15 ममालिक जो जिनमें के बहुत ज्यादा फूड इन्फ्लेशन होगा आगे चलकर, उसकी एक लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान जो है वो उन 13 ममालिक में शामिल है जिसमें कि ये फूड इन्फ्लेशन 30% से ज्यादा है। वो मुल्क कौन सा है जरा सा आप सुन लीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि हम पाकिस्तान किन मुल्कों के साथ खड़ा हुआ है इस वक्त इस सिचुएशन में। बरूदी है, इथोपिया है, मलावी है, रवांडा है, सीरियालून है, इजिप्ट है, गाना है, हेती है, ईरान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, यूक्रेन है और जिम्बाब्वे। तो आपको ये अंदाजा होगा कि अब पाकिस्तान इवन ये कि एशिया में भी नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान का मुकाबला उन कंट्री के साथ किया जा रहा है जो कि अफ्रीका के भी कम आमदनी वाले मुल्क हैं, जिसमें आप इथोपिया एक बहुत कॉमन बहुत से लोग जानते हैं इसको, रवांडा है या सीरियालून है। ये कंट्रीज बहुत गरीब
कंट्रीज हैं और पाकिस्तान का शुमार जो है अब उनमें होने जा रहा है। जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो फूड क्राइसिस आया है उसमें इंपोर्ट करने के लिए जो फूड है वो भी शायद पैसे बहुत कम होंगे, तो हम फूड नहीं इंपोर्ट कर सकेंगे बहुत ज्यादा। हम पाकिस्तान जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल जो मेडिसिन होती हैं वो नहीं कर सकेंगे, बच्चों का दूध नहीं इंपोर्ट कर सकेंगे। और ये वो सारी चीजें हैं जो कि उन ममालिक के अंदर हुई हैं जहां पर इन्फ्लेशन 50% से ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो पाकिस्तान आज 35% के ऊपर है, यानी जो एंड ऑफ 2000 ये दिसंबर 2022 की फिगर है वो 35% के ऊपर 35.5% है। और लगता ये है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर ये 55% के करीब करीब फूड इन्फ्लेशन होगा। तो उसको अगर हम गौर से देखें तो पता ही चलेगा कि जिन कंट्रीज के अंदर ये 55 या इससे अबव इन्फ्लेशन हुआ वहां पर क्या क्या चीजें हुई और वो पाकिस्तान में हो सकती हैं। उनमें से मैं चंद चीजें आपको बताता हूं। एक तो ये है कि चूंकि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट है वो भी कम हो गई है और इंपोर्ट भी बहुत कम हो गई, यानी एलसी खुल नहीं रही हैं, तो बेशुमार फैक्ट्रीज क्लोज हो रही हैं। जो नंबर दिसंबर 2022 के थे उसमें 70,000 जॉब्स लॉस हुई थी। इस साल भी तकरीबन 2023 के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि कोई 70,000 से 1 लाख लोगों की जॉब जा सकती है मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के क्लोज होने की सूरत में या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट ना आने की सूरत में। दूसरे जो स्टूडेंट्स तकरीबन लाख से ऊपर, वो स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन करके मास्टर्स करके इंडक्ट होंगे इस साल 2023 में, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होंगी। उन्हें यह सोचना होगा कि वो अपनी जॉब को किस तरह से शुरू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी इस फाइनेंशियल क्राइसिस की बेसिस के ऊपर। तीसरी चीज जो है वो अमन व अमान की हालत खराब हो जाएगी। ये अफ्रीका के अंदर जहां जहां फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा वहां अमन व अमान की हालात भी खराब होते गए। और उसकी वजह ये थी कि जिन लोगों को जॉब चली गई या जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जिन लोगों को एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे। तो ये आप जहन में रखें कि जिन मुल्कों के अंदर ये सिचुएशन होती है उसमें ये होता है कि अमन व अमान की भी सिचुएशन खराब होती चली जाती है। लोग जो हैं वो शहरों की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि गांव के अंदर जो है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही। और चूंकि फ्लड की वजह से, खास तौर पे सिंध के अंदर जो है फ्लड की वजह से आज भी पानी वहां पर खड़ा हुआ है और कोई दिलचस्पी नहीं है, ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट की बल्कि जो वहां के वडेरे हैं उनकी तो खैर कभी भी नहीं रही। पिछले कोई 50 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया सिंध के लिए, वहां रोड तक अवेलेबल नहीं है। तो चूंकि वहां पर पानी खड़ा हुआ है तो जो आपकी अनाज होता है, जो गंदम होगी या आप खास तौर पे ये कॉटन है या और दूसरी फसलें हैं, उनके ऊपर शदीद असर पड़ेगा। और उसकी वजह से लोग जो हैं वो माइग्रेट करेंगे कराची की तरफ, या इसी तरह से जो दूसरे शहर हैं उसमें भी एक माइग्रेशन होगी। चौथी चीज जो है वो ये कि वबाई अमराज में इजाफा हो जाएगा। यकीनी बात है, जब लोगों को सही खुराक नहीं मिलेगी, जब बच्चों को दूध नहीं मिलेगा पूरी तरीके से, तो क्या होगा कि वहां पर वबाई अमराज फैलने शुरू हो जाएंगे। और उसकी सूरत के अंदर वहां पर जो चूंकि मेडिसिन भी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होगी, तो एक कियोस्क होगी। और जो एक WHO की रिपोर्ट है अफ्रीका के बारे में, अगर आप उसे देखें तो उससे अंदाजा लगाएं कि जहां पर फूड इन्फ्लेशन या फूड मिलना लोगों को बंद हो जाता है तो वहां पर क्या सिचुएशन होती। पांचवी चीज जो है वो लोग जो हैं नफ्सियाती मर्ज उनको होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 50 सालों में इस किस्म का कोई इन्वायरमेंट नहीं देखी। लोगों को अंदाजा नहीं है कि जब फूड इन्फ्लेशन 55% के करीब बढ़ेगा तो जो चीज, यानी आटा अगर 100 रुपए का था तो वो 500 रुपए का हो जाएगा, 400 रुपए का हो जाएगा।
तो एक बेसिक नीड भी जो है वो पूरी नहीं कर सकेंगे। बहुत से लोग 3 वक्त का खाना नहीं खा सकेंगे। तो उस सूरत के अंदर जो एक नफ्सियाती बीमारियां हैं वो भी उन कंट्रीज में देखी गई जहां पर ये फूड की किल्लत है। एक और भी चीज, चूंकि पेट्रोल की कमी होगी तो लोग जो हैं वो ज्यादातर घर में रहना पसंद करेंगे। यकीनी बात है, अगर पेट्रोल पहले वो पूरे महीने में 5,000 का डलवाते थे, तो अब वो पेट्रोल 10,000 का डलवाएंगे। तो उस सूरत के अंदर उनकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो कम होगी। ये गवर्नमेंट भी अज्यूम कर रही है कि जो अभी आईएमएफ के अंदर वो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज करने चाह रहे हैं, जो तकरीबन कोई 70% इंक्रीज की बात हो रही है आईएमएफ में और गैस के ऊपर, तो उस सूरत में लोग अपने खर्चे कम करेंगे। तो उनका कहना यह है कि अगर लोग पेट्रोल कम खर्च करेंगे तो हमें कम पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो ये भी बात कर रहे हैं कि जी ठीक है, प्राइस तो 70% इंक्रीज होगी, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो पेट्रोल के खर्चे कम होंगे, इसलिए कि लोग जो हैं पेट्रोल कम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और भी चीज हो रही है, वो है कि इंटरेस्ट रेट तकरीबन कोई 2% बढ़ाने की बात हो रही है। तो इस वक्त 16% है, वो 18% हो जाएगा। जब वो 18% होगा और जो कंपनी टैक्स है वो उन्होंने 45% कर दिया है, जो जो कंपनीज हैं उनको जो टैक्स देना पड़ता है उसका रेशियो जो है वो 45% कर दिया है। तो उस सूरत के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे एक तो टेस्ट बेड, दूसरा वो कहेगा इट्स नॉट अ राइट टाइम टू गो, और तीसरी चीज ये कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि हम बैंक से लोन बोरो कर सकें। और जिन लोगों ने लोन बोरो किया हुआ है या जो लोग फैक्ट्रियां चलाते हैं इस बेसिस के ऊपर उन्होंने बैंक से लिमिट ली हुई है, तो वो अगर 18% दे देंगे इंटरेस्ट पे, तो यकीनी बात है जो प्रोडक्ट है वो काफी महंगी होगी। देखें, जो महंगाई है वो एक रिपल इफेक्ट होता है, वो एक मोशन होता है कि जैसे बहुत बड़ा पत्थर अगर आप पहाड़ी पे से फेंक दें तो वो जो रोल होता हुआ आएगा उसे कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि वो मोशन की वजह से उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी। इसी तरह जब महंगाई बढ़ने लगती है तो उस मोशन के अंदर महंगाई बढ़ती ही चली जाती है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो 50% से ऊपर हैं, बहुत सी जो हैं वो 70 और 80% से भी ऊपर हैं। तो ये देखना होगा कि जब ये महंगाई इस साल और बढ़ना शुरू होगी तो फिर उस सूरत में क्या होगा। मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने ये बात की कि आप जब बात करते हैं तो बहुत ज्यादा ये बताते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो मुझे एज ए बैंकर और एज ए पर्सन हु अंडरस्टैंड द फाइनेंस, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये बातें सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की इस वक्त जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये मैं इस सियासी बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि 4 साल ये और 4 साल वो, तकरीबन ये 30 साल के अंदर हुआ है। कोई भी आदमी यहां तक या कोई भी मुल्क यहां तक 2 साल, 5 साल और 10 साल में नहीं पहुंचता। ये 30 साल की स्टोरी है जो पाकिस्तान पाकिस्तान 9 दफा आईएमएफ के पास गया है। मेरा ख्याल है हार्डली कुछ मुल्क होंगे ऐसे जो कि इतनी दफा आईएमएफ के पास गए होंगे। इंडिया भी सिर्फ एक दफा गया जब 1990 में उनका जीडीपी जो है नेगेटिव में चला गया था और उन्होंने रिफॉर्म करनी शुरू की। हमारे यहाँ रिफॉर्म की कोई बात ही नहीं करता है। हमारे यहाँ बात ये करता है कि किसने कितना लोन दे दिया, यहाँ से 2 बिलियन आ जाएंगे, यहाँ से 4 बिलियन आ जाएंगे, यहाँ से 6 बिलियन आएंगे, लेकिन ये 6 बिलियन, 4 बिलियन, 10 बिलियन ये कहाँ से वापस होंगे। दूसरी तरफ अगर आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी और इंपोर्ट इसी तरह से रहेगी तो इसका जो 10-15 बिलियन का गैप है वो कैसे पूरा होगा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। तो मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि जी ये बताएं कि आरिफ इसका कुछ सॉल्यूशन भी है। देखें, बात ये है कि जो 10% लोग पाकिस्तान में, मुझे तो हैरत होती है कि मैं बाहर रहता हूं, मुझे हैरत ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे कुछ लोग नॉन फाइलर हैं। वो कार भी खरीद सकते हैं, वो पैसे देकर घर भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो फाइलर नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनके पास पैसा क्या अल्लाह मियाँ रात को उनके तकिए के नीचे रख देता है।
कि वो फाइलर नहीं है। भाई उन्होंने वो पैसा कमाया है ना, अगर पैसा कमाया है तो वो टैक्स भी देंगे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें कुछ लोगों को नॉन फाइलर कहा जाता है और वो टैक्स नहीं देते। इसी तरीके से जो बड़े बड़े जमींदार हैं, हजारों लाखों एकड़ जमीनें हैं उनके पास, लेकिन वो टैक्स नहीं देते। अब वो कहते हैं नहीं हम ये मार्जिनल टैक्स देते हैं, लेकिन ये मार्जिनल टैक्स जरूरी नहीं है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज पाकिस्तान फूड क्राइसिस के अंदर है। वहां पर खाने के लिए गंदम नहीं है, वहां पर खाने के लिए चीजें नहीं है। और हम पिछले 10-20 सालों के अंदर ये सब कुछ इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हमने सरसों का तेल पैदा करने के बजाय हम मलेशिया से तेल इंपोर्ट करने लगे। तो हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हर चीज अब इंपोर्ट होने लगी। ठीक है, हमने चाइना के साथ फ्री ट्रेड कर लिया है, तो अब चाइना की सारी चीजें पाकिस्तान में आ रही, पाकिस्तान की कितनी चीजें चाइना में जा रही हैं, कुछ नहीं जा रहा है। तो फ्री ट्रेड किस बात का? तो हमने बहुत सारी गलतियां की। मेरा अपना ख्याल है कि उन गलतियों का सबको पता है, और कैसे ठीक होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसके पास जो मेरा ख्याल है एक सेटिंग में नहीं बल्कि इसके ऊपर बहुत सारे जो पाकिस्तान में अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं वो इस पे बैठें और बात करें, और वो करते भी हैं। लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि हम वो इकदामात करें जो कि किए जाने चाहिए। हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर आर्मी के ऊपर है, हम कैसे उसको कम करें। आज दुनिया के अंदर जो 6th जनरेशन वॉर है, उसके अंदर हर मुल्क जो 6th जनरेशन वॉर को वर्कआउट कर रहा है, वो अपनी फोर्सेस को 20% रिड्यूस करके उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक और AI बेस्ड अपने सॉल्यूशंस डाल रहे हैं। तो 20% मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो 5th और 6th जनरेशन वॉर की बातें करते हैं, वो 20 to 30% अपनी फौजों को कम कर रहे हैं। क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर ये मुल्क जैसे 75 साल से चल रहा था वैसे ही आगे भी चलेगा। जो 20% है उनके पैसे, 10% लोगों के पैसे वो पूरी दुनिया के अंदर है, दुबई के अंदर है, UK के अंदर है, USA के अंदर है, मलेशिया के अंदर है, और दूसरे मुल्कों के अंदर है, और वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके बच्चे भी वहां हैं। तो अगर उन्हें कोई वक्त पड़ा तो वो भी उठकर वापस चले जाएंगे। प्रॉब्लम उन लोगों का है, 90% लोगों का है जो आज इस मुल्क के अंदर है। और मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल में कुछ बहुत ज्यादा मैजिक होने जा रहा है। ये एक बुरी खबर है, बट बुरी खबर को भी जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप सोचेंगे नहीं कि हमारे बच्चों के साथ क्या होने जा रहा है और हमने अपने बच्चों को क्या दिया है, उस वक्त तक ये मसले का हल नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच जी।